Hello, my dear. You are most welcome on this channel. Today, we are going to learn the second lesson of class 7 geography inside our earth. In this lesson, you are going to study about a little bit about the interior of the earth. Then we will be studying about the rocks and minerals. You'll get to know about the types of rocks, rock cycle, and then a little bit information you'll be given about the minerals. Okay, so without any delay, let's begin this beautiful chapter inside our earth. So the first topic is interior of the earth. Let me tell you about this. Interior of the earth. It is very easy to learn. अर्थ के ऊपर क्या है वो तो हम जानते हैं कि अर्थ के ऊपर एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, जिसको ग्रेविटी ने ग्रैस्प कर रखा है। लेकिन अर्थ सरफेस के नीचे, इफ यू अज्यूम दिस इज अर्थ, सो इसके नीचे क्या है, तो नीचे जाने के लिए विल हैव टू गेट इनसाइड। बट ऐसे कोई डायरेक्ट सोर्सेज नहीं है जिससे हम अर्थ के इतने नीचे जा सकें। हम कितना ड्रिल कर पाए हैं? 12 किलोमीटर ओनली। अर्थ के नीचे हम कितना अंदर तक गए हैं? 12 किलोमीटर डीप ड्रिल किया है हमने। ये कोला पेनिनसुला है, रशिया के अंदर आता है, लातविया के आसपास है, रशिया लातविया के बॉर्डर पे। वहीं पे हमने ये डीप ड्रिल करके अर्थ के इंटीरियर के बारे में थोड़ी सी कोशिश की है जानने के लिए। बट आप ये जानकर अमेज रह जाओगे कि अर्थ के सरफेस से उसके सेंटर तक, यानी इसको हम जो रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या, वो लगभग 6400 किलोमीटर इसकी रेडियस है। किलोमीटर रेडियस ऑफ द अर्थ। तो सोचो इतना नीचे हम जा सकते हैं? हम कितना नीचे गए हैं? सिर्फ 12 किलोमीटर। तो हाउ इज इट पॉसिबल टू गेट टू नो अबाउट द अर्थ इंटीरियर, which radius is that much of huge? So there are many direct and indirect sources by which our geologists gave lots of information about the interior of the earth. तो हम अभी उन जियोलॉजिस्ट के नाम के ऊपर नहीं जाएंगे, है ना। हम सिर्फ अर्थ के इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। आई बात समझ में? काला पेनिनसुला मैंने बताया, तो आप क्यूरियस होंगे कि पेनिनसुला किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पेनिनसुला? ये एक ज्योग्राफी का टर्म है जिसको अगर आप जान लोगे तो अच्छा रहेगा। तो देखिए, एनी लैंड मास, सपोज करिए ये एक लैंड मास है एंड इट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम वन साइड, एंड दिस इज द सेकेंड साइड, एंड दिस इज द थर्ड साइड। एनी लैंड मास which is surrounded by water from three sides, that land mass will be called as peninsula.
ठीक है। जैसे इंडियन पेनिनसुला आप देख सकते हो, दिस इज आर इंडियन पेनिनसुला। तो इसमें इंडियन पेनिनसुला कौन है? कैन यू, ये वाला, ये देखो, अरब सी, अरब सी यहाँ है, इंडियन ओशियन नीचे है, इंडियन ओशियन, एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये छोटा सा इंफॉर्मेशन है। पेनिनसुला क्या होता है वो मैंने आपको बताया। ठीक, अब ये पेनिनसुला की बात कहाँ से आई? तो काला पेनिनसुला रशिया में है, जहाँ पे सबसे डीप ड्रिलिंग की गई है अर्थ के इंटीरियर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जब अर्थ के इंटीरियर के बारे में हम जानते हैं तो देखते हैं कि अर्थ जिसकी रेडियस इतनी है, कितनी है? 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ को क्या किया गया है? ऐसे लेयर्स में बांटा गया है। अर्थ के जो टॉप थिन लेयर है इसको हम क्रस्ट बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रस्ट। और यहाँ से फिर 2900 किलोमीटर, जब आप नीचे जाते हो 2900 किलोमीटर, इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं मेंटल। ठीक, मेंटल लिख दिया मैंने, वो बिना दिमाग वाला, मेंटल। ठीक, एंड यहाँ से 3500 किलोमीटर सेंटर तक जाओगे आप, 3500 किलोमीटर, तो ये वाला हिस्सा कहलाता है कोर। ठीक, अब इसको फर्दर भी डिवाइड किया गया है, इसको आउटर कोर, इनर कोर। ठीक, यानी ये हो जाएगा आपका इनर कोर और ये हो जाएगा आउटर कोर। आउटर कोर, आउटर कोर लिक्विड स्टेज में है, लिक्विड स्टेज में है। ठीक है, याद रखेंगे। इनर कोर जो है सॉलिड है, मैं इसका रीजन बताऊंगा क्यों सॉलिड। ठीक, कायदे से यहाँ से शुरू करना चाहिए लेकिन मैं यहाँ से बता दें, कोई बात नहीं। मेंटर में भी अपर मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, याद रखेंगे लोअर मेंटल। ठीक, क्रस्ट में भी दो तरीके के क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट। समझ में आया? अब इसकी थिकनेस कितनी है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट की? तो इसको अलग अलग हम देखते हैं यहाँ पे। थिकनेस, थिकनेस किसका? कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट। क्या होगी थिकनेस इसकी? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस जो है वो 30 किलोमीटर एवरेज। ठीक है, इसकी 5 किलोमीटर एज फॉर योर एनसीईआरटी। ठीक है, ओशियानिक क्रस्ट पतला है, थिन है, ये 5 किलोमीटर ही थिक है और ये 30 किलोमीटर। ठीक, नॉर्मली। लेकिन जब आप देखोगे माउंटेन, अगर कोई देख लो माउंटेन, मान लीजिए, हाँ ठीक है, अभी अभी उसका जिक्र नहीं करेंगे, ये भी बस याद रखेंगे। एवरेज थिकनेस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की क्या होती है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की 30 किलोमीटर और ओशियानिक क्रस्ट की 5 किलोमीटर। ठीक है, अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट
ये बना होता है सिलिका एंड एल्यूमिना से, ठीक है। सिलिका और एल्यूमिना, इसको हम सियाल भी कहते हैं, सियाल, ठीक। ये सियाल लेयर है और ये लेस डेंस होता है, लेस डेंस होता है, और इसलिए ये ऊपर रहता है। आई बात समझ में? ओशियानिक क्रस्ट जो है, ओशियानिक क्रस्ट, ये बना है सीमा, यानी सिलिकॉन, सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक। ये डेंसर होता है, ये कैसा होता है? डेंसर होता है, और इसलिए अब यहाँ पे आप कुल मेरी बातों को समझेंगे। अगर ये ओशियानिक, ये अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यहाँ ध्यान देंगे, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और इसकी डेंसिटी कम है, और मान लीजिए ये हो जाएगा आपका ओशियानिक क्रस्ट, ओशियानिक, ये कौन सा है? कॉन्टिनेंटल। तो चूंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है, तो ये इसके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे है, ये नीचे है और ये ऊपर है। और यही आपको क्या देता है, यहाँ से आप देख पाओगे, अगर मैं यहाँ से वाटर कलर लूँ तो दिस प्रोवाइड्स द ओशियन फ्लोर, इससे हमको देगा, ये हो जाएंगे आपका, ये ओशियन हो गया, ये आपका कॉन्टिनेंट हो गया, यहाँ कॉन्टिनेंट हो गए, और जब धीरे धीरे आप यहाँ जाओगे तो कहाँ पहुँच जाओगे? ओशियन के पास। ओशियन के नीचे कौन सा क्रस्ट है? ओशियानिक क्रस्ट। इसकी थिकनेस 5 किलोमीटर, इसकी थिकनेस 30 किलोमीटर। याद रहेगा? बातें समझ में आई आपको? सारी बात समझ में इतनी? चलिए, अभी तक मैंने क्या बताया आपको, जल्दी से एक बार रिकैप कर दूं कि अर्थ के अंदर 3 लेयर्स हैं। जो सबसे पतला वाला लेयर है, जिसकी थिकनेस 30 से 35 किलोमीटर है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट 2 पार्ट में है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, क्रस्ट के 2 टाइप होते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो कि लेस डेंसर होता है, इसलिए ऊपर होता है। ओशियानिक क्रस्ट जो कि ज़्यादा डेंसर होता है, क्योंकि ये सीमा से बना हुआ है, और ये थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे सिंक रहता है, ठीक है। ओशियानिक क्रस्ट की जो थिकनेस होती है वो 5 किलोमीटर होती है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस कितनी नापी गई है? तो 30 किलोमीटर। उसके बाद आगे वाला जो पोर्शन, आगे यहाँ से 2900 किलोमीटर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 2900 किलोमीटर मोटा है अर्थ का दूसरा लेयर, जिसको मेंटल कहते हैं। इसको भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, ठीक है। 29 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर तक जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या? कोर। अब इस कोर को आउटर कोर, इनर कोर के रूप में बताया गया है। आउटर कोर लिक्विड स्टेज में होता है, इनर कोर सॉलिड स्टेज में होता है। इसका क्या रीजन है? जैसे जैसे अर्थ के नीचे हम जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। टेम्परेचर बढ़ता कैसे है? क्या रेट ऑफ इंक्रीज है, बढ़ने का क्या टेम्परेचर है? तो जैसे जैसे आप डाउनवर्ड जाते हैं, टेम्परेचर ड्रास्टिकली क्या होता है? चेंज होता है। इतना चेंज होता है कि यहाँ 400 किलोमीटर आते आते ना रॉक्स पिघलने लगते हैं, ठीक है। रॉक्स पिघलने लगते हैं।
आ रही बात समझ में? इसका रेट होता है 17 मीटर। अगर आप नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक, तो यही रीजन है टेम्परेचर नीचे बढ़ने का। अब ये टेम्परेचर आखिर बढ़ता क्यों है, इसके क्या रीजन है? तो अर्थ के ये रीजन छुपा हुआ है अर्थ के उत्पत्ति के समय में। अर्थ जब बन रही थी तो उस समय एक आग का गोला था। आग का गोला ऊपर वाला ठंडा हुआ, नीचे वाला ठंडा नहीं रहा, तो कुछ हीट अंदर रह गया जिसे हम रेसिडुअल हीट, बचा हुआ हीट कहते हैं, उसके वजह से है। और कुछ टेम्परेचर इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि अर्थ के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो एनर्जी को रिलीज करते रहते हैं हमेशा। ठीक है, जिसके वजह से बहुत सारा हीट जनरेट होता है। तो अर्थ के अंदर इनसाइड हीट होने का रीजन यही है। आई बात समझ में? काफ़ी वक्त लग रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप चीज़ों को अच्छे से समझें। चलिए, तो हीट के बारे में तो पता चल गया आपको। अब मेंटल जो है, क्रस्ट के बारे में मैंने बता दिया। अब मेंटल से थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, 100 किलोमीटर तक नीचे जाएंगे, तो यहाँ यहीं से अर्थ का ये क्रस्ट हो गया, ऐसे जो मैंने बताया। और थोड़ा नीचे चले जाएंगे, लगभग 200 किलोमीटर, जिसमें क्या आ जाएगा आपका, जिसमें आ जाएगा क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल। ठीक है, ये मिलके बनता है क्या, इसी को बोलते हैं लिथोस्फेयर। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। ठीक है, कितना किलोमीटर इसकी थिकनेस होती है, लिथोस्फेयर की थिकनेस कितनी होती है, 200 किलोमीटर। अब जैसे जैसे आपको मैंने बताया ना, अर्थ के नीचे जाने पे टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और एक ऐसा समय आएगा जब इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि जो रॉक्स इसके नीचे हैं, मान लीजिए नीचे वाले रॉक्स, यहाँ से ये, यहाँ से ले लो आप 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, ये पूरे रॉक्स क्या हैं, चूँकि हम जितना नीचे जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, तो एक समय आएगा कि ये टेम्परेचर धीरे 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 पिघलना शुरू होंगे। एक बाइक नहीं पिघलेंगे, एक साथ तो नहीं पिघलेंगे, लेकिन पिघलने वाले स्टेज में आ जाएंगे। उस स्टेज को हम मोल्टेन स्टेज बोलते हैं, मोल्टेन स्टेज, या उसी को सेमी लिक्विड स्टेज बोलते हैं, सेमी लिक्विड स्टेज। तो ये जो 400 किलोमीटर थिकनेस की जो पोर्शन है, ये भी अपर मेंटल का ही पार्ट है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एक नाम देते हैं, इसका नाम है स्थेनोस्फेयर। याद रखिएगा, स्थेनोस्फेयर। हिंदी में इसको बोलते हैं, दुर्बलता मंडल। बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर नहीं ना हो रहे हो? ठीक है, दुर्बलता मंडल। अब देखिए, ये दुर्बलता मंडल का एक मैं आपको बात बता रहा हूँ। मान लीजिए ये ऐसे है, ये दुर्बलता मंडल है, और इसमें जो है चट्टाने हल्का किस स्टेज में है, सेमी लिक्विड स्टेज में है, यानी पिघलने के कगार पर है। और भी नीचे जाइएगा तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, टेम्परेचर तो और बढ़ते रहेगा, यानी ये गर्म है और ये हल्का हल्का लिक्विड बनने के कगार पर है। तो और इसके ऊपर क्या है हमारा, इसी के ऊपर है हमारा लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर याद रखेंगे, इसी के ऊपर है हमारा लिथोस्फेयर। और लिथोस्फेयर में क्या क्या आ जाता है, मेंटल का सॉलिड वाला पार्ट प्लस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड कौन सा क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट, यानी जो समुंदर है और हमारे महादेश हैं वो लिथोस्फेयर के ही पार्ट हैं। और ये सब किस पे हैं, सब स्टेनोस्फेयर के ऊपर है। ठीक है,
अब ये स्टेनोस्फेयर के अंदर चूंकि टेम्परेचर बढ़ता है, तो पानी को उबलते हुए देखा है आपने? अगर मान लीजिए ये पानी है और नीचे से हीट देते हैं हम पानी को, तो ये उबलता है। ये वाला जब गर्म होता है तो ये ऊपर की तरफ जाता है ना, और जो ठंडी वाली होती है वो नीचे की तरफ जाती है। फिर जब ये गर्म होगी तो ये ऊपर की तरफ जाएगी, ये ऊपर की तरफ जाएगी, और ऊपर वाला जो ठंडा होगा वो नीचे की तरफ आएगा। तो इसमें इस चट्टान में कैसा मूवमेंट होता है? ऐसा, ऐसा और ऐसा, मतलब रोल करेंगे ये भी। अब जब ये रोल करते हैं ना, तो इसके ऊपर जो ये लिथोस्फीयर है ना, इसमें भी रोलिंग आती है। रोलिंग का मतलब ये धीरे धीरे मूव करता है। ये क्या करता है? मूव करता है। ये इसमें कन्वेक्शन हो रहा है, कन्वेक्शन करंट जनरेट हो रही है, ये ऊपर नीचे हो रहा है, जिसकी वजह से ये ऊपर वाला जो इसके ऊपर सॉलिड पार्ट है लिथोस्फीयर का, उसमें भी क्या होता है? मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। और यही लिथोस्फीयर में मूवमेंट होने की वजह से हमारे जो लिथोस्फीयर के प्लेट्स हैं, जिनको हम प्लेट टेक्टोनिक्स बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, वो मूव करते हैं तो क्या होता है? बहुत सारे ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज बनते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज बनते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज बनते हैं, जिससे ऊपर बहुत सारा लैंडफॉर्म देखने को मिलता है आपको। भूकंप की, सुनामी की, वॉल्केनिक इरप्शन की, सब की जो है घटनाएं यहाँ से होती रहती हैं। ठीक है, ये सब होता है इस दुर्बलता मंडल के वजह से। ये लावा कई बार क्या होता है, इन लिथोस्फीयर को तोड़ के ऊपर आने की कोशिश करता है। मान लीजिए ये नीचे दुर्बलता मंडल का लावा है और ये इस पे जोड़ लगाता है और लिथोस्फीयर को तोड़ देता है और ऐसे वेंट के रूप में निकल जाता है। तो यहाँ से वोल्केनिक इरप्शन भी होता है। ठीक है, साथ ही साथ क्या होगा? प्लेट है, मान लीजिए प्लेट है, ये इधर मूव करने की कोशिश करेगा। इधर क्यों मूव करने की कोशिश करेगा? क्योंकि इसका लावा इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है कन्वेक्शन करंट की वजह से। तो ये प्लेट इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और यहाँ से क्रैक हो जाएगा। क्रैक होता है जब भी, तो भी भूकंप वगैरह, मतलब अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक समझ में आ रहा है? यानी ये सब चीज़ें अर्थ के अंदर हो रही होती हैं इन्हीं लेयर्स में। तो ये कौन से लेयर्स हैं, याद रखिएगा। कौन से लेयर, एक बार मैं फिर से बताऊं। क्रस्ट, अपर मेंटल का कुछ हिस्सा मिल जाता है तो ये बन जाता है पूरा का पूरा लिथोस्फीयर, और फिर 400 किलोमीटर आ जाता है तो बन जाता है आपका स्टेनोस्फीयर। ये किस स्टेज में होता है आप कमेंट में बताओगे, स्टेनोस्फीयर। और इसके ऊपर ये पूरा लिथोस्फीयर है, और इसके ऊपर लिथोस्फीयर जो है, इसमें बहुत सारा कन्वेक्शन होते रहता है, जिसकी वजह से लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करते हैं और अर्थ के ऊपर बहुत सारी घटनाएं होती हैं। और जो भी वोल्केनिक इरप्शन होता है, वो स्टेनोस्फीयर का जो मॉल्टेन मैग्मा होता है, वो बाहर लावा के रूप में भी निकलता है। इतनी बात आपको समझ में आई? थोड़ा लंबा वीडियो होगा तो आप उसको 2x की स्पीड में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो स्टेनोस्फीयर तक पहुंच गए। अब आते हैं किसमें, मेंटल। तो मेंटल का तो कुछ हिस्सा मैंने आपको बता ही दिया। तो ये मेंटल किसका बना होता है? ग्रेनाइट का। ग्रेनाइट रॉक्स के बने होते हैं। गॉट इट? ग्रेनाइट रॉक्स के बने होते हैं। ठीक, फिर आता है कोर। ये हो गया आउटर कोर, ये हो गया इनर कोर। गॉट इट? कोर, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 3500 किलोमीटर होते हैं, आप वो देख लेना। आउटर कोर क्यों लिक्विड होता है और इसका क्या बेनिफिट है हमको, वो बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, यहाँ से आप अगर आप शुरू करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा ये है, आप देख लीजिए। यहाँ से जब शुरू करते हैं तो ये बहुत बड़ा लैंड मास हो गया ना, तो टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है, लेकिन यहाँ आते आते ना क्या होता है, इसका प्रेशर भी इसी पे पड़ता है।
ठीक। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर का खेल है, अंदर टेम्परेचर और प्रेशर का खेल है, इन दोनों में लड़ाई होती है। जब प्रेशर जीत जाता है, जब प्रेशर जीत जाता है तो पोर्शन सॉलिड हो जाता है, और जब टेम्परेचर जीत जाता है तो पोर्शन हो जाता है लिक्विड। है बात समझ में? तो देखिए, अब मैं आपसे पूछूंगा कि इनर कोर पर ज़्यादा प्रेशर है या आउटर कोर पर ज़्यादा प्रेशर, क्योंकि ये सबसे नीचे है, यानी सबसे ज़्यादा भार किसके ऊपर है? इनर कोर पे है। यानी यहाँ पे प्रेशर कौन जीतेगा? इनर कोर पे प्रेशर ज़्यादा है, इनर कोर पर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इनर कोर जो है ये सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है डिस्पाइट हैविंग ह्यूज टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो सॉलिड स्टेट में है। किसमें है? सॉलिड स्टेट में है। लेकिन इसके कंपैरिजन में यहाँ पे प्रेशर कम है और टेम्परेचर क्योंकि बहुत नीचे है ये, तो टेम्परेचर तो एज यूजुअल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे भी, लेकिन प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर जीत जाता है। आउटर कोर में प्रेशर और टेम्परेचर में ये कोई लड़ाई नहीं हो रही है, बस मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। प्रेशर और टेम्परेचर की लड़ाई में आउटर कोर के केस में क्या होता है? टेम्परेचर विक्टोरियस होता है, और टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर कम है। इसका मतलब ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन विल बी इन लिक्विड स्टेट। आई बात समझ में? अब कोर किससे बना है एक बार ये जान लीजिए। कोर बना है फेरस एंड निकेल से। इसको नीफे भी बोलते हैं हम, नीफे लेयर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो फेरस और निकेल से बना हुआ है ये कहीं ना कहीं आयरन आयरन के मतलब मेटल्स हैं। और चूंकि ये क्या है, कोर जो है इसका आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेज में है, लिक्विड स्टेज में है। अभी पता चला ना? आप मुझे बताओगे लिक्विड स्टेज में, आउटर कोर लिक्विड स्टेज में क्यों है, आप कमेंट में मुझे बताओगे। ठीक है, तो ये लिक्विड स्टेज में होने की वजह से जानते हो क्या फ़ायदा है? जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ को एक अपना क्या मिलता है? अर्थ एक यहाँ पे खुद ही ह्यूज मैग्नेट का काम करता है। मतलब अर्थ का अपना एक मैग्नेटिज्म है। इसका क्या फ़ायदा है? अर्थ इज इटसेल्फ अ ह्यूज मैग्नेट। अर्थ इज इटसेल्फ अ ह्यूज मैग्नेट। जब भी आप अर्थ के ऊपर कोई मैग्नेट ऐसे लटकाना देखना, मैग्नेट घूम जाता है, इसका मतलब क्या है कि अर्थ के अंदर मैग्नेट है। और वो मैग्नेट कौन है? यही निकेल और फेरस के लिक्विड स्टेज में होने की वजह से अर्थ में मैग्नेटिज्म आता है। और आपको पता है ना, मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेट का, किसी भी मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। देखिए, वो दो मैग्नेट अगर आप ऐसे लगाओ तो इसका अपना फील्ड होगा, इसका अपना फील्ड होगा, और इन दोनों के फील्ड में अगर ये आते हैं तो चिपक जाते हैं या एक दूसरे से दूर भागते हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल अगर मिलता है तो एक साथ आते हैं, और दोनों अगर नॉर्थ नॉर्थ मिलता है तो दूर भागते हैं। ये छोटी सी बात आपको पता होगी। तो अर्थ भी ऐसे ही एक जाइंट मैग्नेट है। क्यों है जाइंट मैग्नेट? क्योंकि अर्थ का जो आउटर कोर है वो किससे बना है? निफे मतलब निकेल और फेरस से बना है। और चूंकि वो लिक्विड स्टेज में है तो उसमें भी अर्थ मूव करती है ना, ऐसे रोटेट करती है ना, अर्थ ऐसे अर्थ रोटेट करती है ना, तो उस रोटेशन के वजह से अर्थ में मैग्नेटिज्म आ जाता है। ठीक है, और अर्थ का मैग्नेटिज्म ऐसे दिखने को मिलता है, आप देखना। अर्थ का मैग्नेटिज्म ऐसे, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। ओके, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। अब ये बहुत ऊंचाई तक है, ठीक है, वायुमंडल में 10,000 किलोमीटर ऊंचा तक है। इसका क्या फायदा होता है? एक तो सन से आने वाली सोलर सोलर विंड, जिसमें कि बहुत खतरनाक
हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं। तो एक तो हमने पढ़ा है कि ओजोन इन्हें रोकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रेडिएशंस हैं जिनको ओजोन से पहले ही रोक दिया जाता है अर्थ के। मान लो ये अर्थ है, अभी मैंने बताया ना, अर्थ के मैग्नेटिज्म के वजह से ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसे रोक देता है, ठीक है। और दूसरी बात, अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे घूमती है, वो भी कहीं ना कहीं इसी लिक्विड, अर्थ के कोर का लिक्विड होने की वजह से। तो बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया कि अर्थ का जो आउटर कोर लिक्विड है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है अर्थ पर और अर्थ पे रहने वाले लोगों पर, ठीक है। तो एक छोटी सी बात आप लिख के मुझे बताओगे कमेंट में कि व्हाट इज द इफेक्ट और बेनिफिट ऑफ द फैक्ट दैट अर्थ आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट। गॉट इट। चलिए, इनर कोर के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इनर कोर भी उसी स्टेज में बना हुआ है, उसी मटेरियल से बना हुआ है, बट क्या है, इनर कोर क्या है बताओ, लिक्विड स्टेट में नहीं है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, कोई बात नहीं, देख लेना। अब आते हैं रॉक्स। ये बहुत आसानी से आप सीख लोगे। रॉक क्या होता है? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं। सब्सटेंस नेचर में पाए जाने वाले सब्सटेंस होते हैं, हैविंग डेफिनिट केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। केमिकल क्वालिटीज एंड स्ट्रक्चर होती है, ठीक। इसी को हम रॉक बोलते हैं। आई बात समझ में? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है रॉक। रॉक कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स। एक होता है इग्नियस रॉक, इसको हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, ठीक। पहला है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ये कैसे बनता है। इट फॉर्म्स ड्यू टू रिलीज ऑफ molten magma from the earth's interior, ठीक है। अर्थ के इंटीरियर से जो मोल्टेन मैग्मा निकलता है, उसी से ये बनता है। जैसे यहाँ एक फिगर से समझ लो, मान लीजिए अर्थ का सरफेस हो गया, और मैंने बताया ना स्टेनोस्फेयर जो सेमी मोल्टेन स्टेज में रहता है, तो यहाँ से जो धीरे धीरे करके लावा ऊपर की तरफ आते जाता है और लिथोस्फीयर को ब्रेक करके और बाहर निकल जाता है लावा के रूप में। अंदर रहता है तो इसको मोल्टेन मैग्मा बोलते हैं, मैग्मा। और जहाँ रहता है जिस जगह पे रहता है उसको मैग्मा चैम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्मा चैम्बर, ठीक है। तो ये मोल्टेन मैग्मा आखिर है क्या? अंदर के जो रॉक्स हैं वही पिघले हुए हैं, और ये जहाँ पे मौजूद होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर से, चूंकि ये गर्म है, तो कोई भी गर्म लिक्विड ऊपर आने की कोशिश करता है, मैंने अभी बताया आपको, कन्वेक्शन के थ्रू, और ऊपर आता है और लिथोस्फीयर के जहाँ पे कमजोर पार्ट मिलता है उसको तोड़ के बाहर निकलता है, ठीक है। यही जब मैग्मा बाहर निकलता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये लावा कहलाता है। अंदर है तो मैग्मा कहलाएगा, बाहर आ गया और ठंडा हो गया, कूल हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? लावा। तो कूलिंग ऑफ
मैग्मा कॉल्ड लावा, और यही होता है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक, हिंदी में इसको अग्नेय चट्टान कहते हैं, अग्नेय चट्टान। ठीक है, अग्नेय चट्टान। इसी रॉक से सारे रॉक्स बनते हैं। ठीक, तो पहला रॉक आपको समझ में आया, इग्नियस रॉक। ठीक, अब इग्नियस रॉक भी दो प्रकार के होते हैं। इग्नियस रॉक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक को बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, और दूसरे को बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब इसमें इन से मतलब और एक्स से मतलब आपको समझ में आ रहा है। एक्स से मतलब बाहर। तो मान लीजिए ये अर्थ के ऊपर अगर लावा मैग्मा जो है वो बाहर आया और ऐसे फैला, और बाहर आके क्या हुआ, कूल हुआ और चट्टान बन गया। ठीक है, रॉक बन गया। बाहर आके लावा बाहर आके ठंडा हुआ, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। गॉट इट? और कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए यहाँ पे मैग्मा चैम्बर है, ये है अर्थ का सरफेस, यहाँ से ऊपर जा रहा है लावा, मैग्मा ही ऊपर जा रहा है। ठीक है, और ऊपर जाके ये सरफेस पे आने से पहले ही क्या हो गया, ठंडा हो गया, ठंडा होके चट्टान बना लिया। तो ये सरफेस से नीचे ही रह गया ना, तो इसलिए ये क्या कहलाता है, इंट्रूसिव। इंट्रूसिव। ठीक है, और यही है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट इंट्रूसिव इग्नियस रॉक ग्रेनाइट के बने होते हैं। ठीक है, और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक किसके बने होते हैं, बसाल्ट के बने होते हैं। इनको बसाल्ट बोलते हैं, याद रखना। ग्रेनाइट और बसाल्ट ये दोनों के दोनों क्या है, इग्नियस रॉक के टाइप है। लेकिन ग्रेनाइट जो है वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, और बसाल्ट जो है वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। आप इसको नोट कर लेना सही से। यही बात समझ में। अब देखिए, इग्नियस रॉक ही जब क्या होता है, वेदरिंग, वेदरिंग, वेदरिंग समझते हो? जब रॉक के ऊपर हीट, टेम्परेचर, वाटर, कूलिंग, ये सब होता है मौसम के हिसाब से। रात को ठंडा हुआ, दिन को खूब गर्म हुआ, बारिश हुई, है ना। तो जब इसी को हम वेदरिंग कहते हैं। जब कोई भी रॉक इसके थ्रू एक्सपोज होता है तो पता है उसमें क्या होता है, उस रॉक में क्रैक आता है। ठीक, और क्रैक आता है तो वो स्मॉल पार्ट्स में टूट जाता है, स्मॉल पार्ट में ब्रेक हो जाता है। ठीक, और ये जो ब्रेक हुआ है स्मॉल पार्ट में, इसी को हम बोलते हैं सेडिमेंट। सेडिमेंट, गॉट इट? जो स्मॉल पार्ट्स बड़े रॉक के छोटे रॉक में टूटने को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। और ये होता कैसे है, वेदरिंग की वजह से। वेदरिंग क्या होता है, हीट, टेम्परेचर, वाटर, कूलिंग, है ना। और रेन वगैरह की वजह से एसिड वगैरह उसमें आ जाते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन भी होता है जिसकी वजह से रॉक क्या हो जाता है, टूट जाता है, और टूट के छोटे छोटे पार्ट्स में बदल जाता है, जिसको सेडिमेंट बोलते हैं। अब ये सेडिमेंट जो होता है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है वाटर के थ्रू। वाटर, एयर के थ्रू भी इसको विंड उड़ा के ले जाएगी, वाटर बहा के ले जाएगी, है ना। और ये कहीं जाके, ये सेडिमेंट्स कहीं जाके क्या होते हैं, ये कहीं जाके एक्यूमुलेट होते हैं। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होते हैं। क्या होते हैं, इकट्ठा, है ना बेटा, इकट्ठा होते हैं।
और फिर जब ये इकट्ठा होते हैं तो प्रेशर लगता है, प्रेशर से ये क्या हो जाते हैं, रॉक में बदल जाते हैं एक बार फिर से। और ये जब इस रॉक में बदलते हैं तो ये रॉक कहलाता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक, जैसे कि लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। अब सीधी सी बात, कैसे सेडिमेंट्री रॉक बना, तो यहाँ समझिए, यहाँ से मैग्मा चैम्बर है, यहाँ से धीरे धीरे लावा बाहर आया, ठीक है, बाहर आके इधर ठंडा हुआ। तो जब ठंडा हुआ तो कौन सा चट्टान बना बताइए, इग्नियस, है ना, इग्नियस। अब इस पे क्या हुआ, फिजिकल और केमिकल वेदरिंग हुई, जिससे ये सेडिमेंट्स में बदला, है ना। सेडिमेंट्स को ट्रांसपोर्ट किया गया थ्रू वाटर एंड एयर, और जाके ये एक्यूमुलेट हुआ, और फिर इस पे प्रेशर पड़ा, प्रेशर के वजह से ये किस में बदल गया, रॉक में बदल गया। इस रॉक को क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। समझ में आई बात? आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब देखिए क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल क्या है, लाइमस्टोन, गॉट इट, क्ले भी है, क्ले। अब क्या होता है, फिर से हम क्या करें, इसी रॉक पे अगर खूब सारा प्रेशर और दें, प्रेशर हीट, खूब सारा हीट और प्रेशर दें, तो क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक या कोई भी इग्नियस रॉक प्रेशर और हीट के बदौलत ये चेंज हो जाता है किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक में, मॉर्फिक रॉक में। तो ये भी याद रखिएगा, इग्नियस रॉक हो या सेडिमेंट्री रॉक हो, अगर उसको हम क्या करते हैं, अंडरगो करते हैं अंडर हेवी प्रेशर एंड हीट, इट विल further convert into metamorphic rock, and this process is called metamorphism, ठीक है। मेटामॉर्फिज्म किस में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है, इग्नियस रॉक में भी और सेडिमेंट्री रॉक में भी, ठीक है। अब मेटामॉर्फिज्म, जैसे लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन ये एक रॉक है, इसको अगर आप मेटामॉर्फिज्म के थ्रू गुजारोगे तो ये बन जाएगा किसमें, मार्बल में, मार्बल, ठीक। क्ले को अगर मेटामॉर्फिज्म में गुजारोगे, मतलब उस पर हीट और प्रेशर दोगे, तो वो बन जाएगा आपका स्लेट। मार्बल के बारे में तो जानते होंगे आप, स्लेट, ताजमहल इसी की तो बनी है। आई बात समझ में? तो मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिज्म समझ में आया कि नहीं आया? अब ये लास्ट चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, रॉक साइकिल। बहुत आसान है, जैसे वाटर साइकिल होता है ना, वैसे ही रॉक साइकिल होता है। क्या होगा, लावा बाहर आएगा, फिर लावा से बनेगा इग्नियस रॉक, फिर इसमें इसकी वेदरिंग होगी तो बनेगा सेडिमेंट, फिर इससे बनेगा क्या, मेटामॉर्फिक रॉक। फिर अगर मेटामॉर्फिक रॉक को आप क्या करोगे, खूब सारा हीट और टेम्परेचर दोगे तो अगेन वो लावा में चेंज हो जाएगा। यही है रॉक साइकिल, यही क्या है, रॉक साइकिल, गॉट इट। तो यहाँ ये आपका चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। रॉक क्या होता है आपको बताया, रॉक इज द naturally occurring substance which has definite chemical composition,
आर यू गेटिंग? और इसके क्या इस्तेमाल हैं? रॉक्स के तो बहुत सारे, हम अपने घरों में लगाते हैं, बिल्डिंग्स में लगाते हैं, है ना। और रॉक से बहुत सारा मिनरल, जैसे नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब जो है ये पाए जाते हैं आपको। कोल, सब रॉक में पाए जाते हैं। और कौन से रॉक में स्पेशली? सेडिमेंट्री, याद रखिएगा, सेडिमेंट्री रॉक में ही। चूँकि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब किससे बनते हैं? फॉसिल से बनते हैं, फॉसिल से। और फॉसिल किस रॉक में पाया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक में पाया जा सकता है। तो ये भी एक बात याद रखिएगा कि सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल होते हैं, ठीक है। और फॉसिल से हमें पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल जैसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। आई होप कि इस लंबे वीडियो से आप कुछ सीखेंगे, और जो कुछ सीखेंगे वो हमें बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कौन कौन सा टॉपिक आपने सीखा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। थैंक यू। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। इतनी ख़राब क्वालिटी की वीडियो में भी यहाँ तक आप बने हो, इसका मतलब कोई ना कोई सीखने की चाहत है। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।